लाफ्टर चैनल में आपने जिन्हें देखा होगा, जिनका चेहरा सबके लिए परिचित होगा, ऐसे एक अलबेले शख्स को मैं बुलाना चाहता हूँ। राजस्थान से पधारे हुए भाई सुरेश अलबेला। सुरेश अलबेला जी, उनका व्यक्तित्व भी अपने आप में अलबेला है। जहाँ पर वो पहुँचते हैं वहाँ पर जैसे लाफिंग गैस के सिलेंडर खुल जाते हैं। मैं 4 पंक्तियाँ कह कर के भाई सुरेश को आमंत्रित करता हूँ कि रुकी हो रवानी तो किस काम की है, अधूरी कहानी तो किस काम की है, और न संभले बुढ़ापा तो किस काम का है, और न बहके जवानी तो किस काम की है। आइए पूरी तरह से बहकने के लिए आमंत्रित। किसी ने कहा है, ये किसने कहा मेरे को आज दिन तक मालूम नहीं चला, पर किसी ने कहा है कि जो मस्त रहता है वो कभी स्वर्ग में नहीं जाता, बल्कि जहाँ जाता है वहीं स्वर्ग बना देता है। तो मैं आपकी महफिल को स्वर्ग बनाने की कोशिश करता हूँ। भाई साहब ने जो धक्क के साथ भक्क मिलाया है, उसके लिए तो मतलब आपकी 7 पीढ़ियाँ आपकी आभारी रहेगी। बहुत बढ़िया आपने सुनाया भाई साहब। मैं कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं करूँगा जिससे दिमाग पे लोड पड़े, ऐसी माथा फाड़ी की कोई मैं बात नहीं करूँगा, क्योंकि आजकल तो ठंड का टाइम चल रहा है। ठंड में भाई साहब मेरे साथ दिक्कत होती है। रात को 3 बजे तक तो मेरे को यही समझ में नहीं आता ये रजाई चौड़ी किधर से है, लंबी किधर से है। तो आप आनंद के मूड में आ जाओ, मैं कोई टेंशन की बात नहीं करूंगा कि लड़के टेटू पर टेटू गुदवा रहे हैं, लड़कियां झुमके पर झुमके लगा रही है, और जिनको झांसी की तलवार उठानी थी वो रील्स पर ठुमके लगा रही है। ये जो भाई साहब आप फोटो खींच रहे हो ना, खींचो, लेकिन ये जो फोटो खींच रहे हो ये जमाना गया, अब नया जमाना आ गया। अब हम लड़के तो कम करते हैं यूज, ये लड़कियां ज़्यादा करती है। अब इनको फोटो खींचना हो आप ढंग से देखना, सेल्फी खींचते टाइम लड़कियों का और बीड़ी पीते टाइम गांव के बूढ़े डोकरों का मुंह एक जैसा हो जाता है। बढ़िया क्या, मैं बढ़िया आप लाऊंगा। मैं जिंदगी में सब करता हूं दादा, लेकिन मैं बीड़ी पीने वाले आदमी का बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता, क्योंकि वो बार बार एक ही बात कहता है, देख अग्नि हाथ में, झूठ नहीं बोल रहा। वो वहां भी धर्म ढूंढ लेता है कि लड़के टेटू पर टेटू गुदवा रहे हैं, लड़कियां झुमके पर झुमके लगा रही है, और जिनको झांसी की तलवार उठानी थी वो रील्स पर ठुमके लगा रही है। होली पर पानी मत बहाओ, दिवाली पर पटाखे मत चलाओ, और खुद की पार्टियों में कोकीन छन रही है। वो भाई साहब इजराइल इतना सा देश है, इतना सा तो नहीं है, थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, लेकिन छोटा सा देश है। वो इजराइल एटम बम फोड़ रहा है और ये हमको सूतड़ी बम नहीं फोड़ने दे रहे, और दिल्ली में तो बिल्कुल नहीं फोड़ने दे रहे, जबकि वहां की मुख्यमंत्री का नाम आतिशी है। भाई बहुत अच्छा, वाह वाह वो वाह। हमको आतिशबाजी नहीं करने दे रही। इस देश की दिक्कत ये है भाई साहब। मैं अभी तुम कह रहे थे बोले ये राम बदावर जी बोले ये 200 रुपये के पव्वे के बीच में वोट बिक जाता है, वो 200 में वोट बिक जाता है। मैं भाई ये बताऊं, जब कोरोना काल में इस देश की अर्थव्यवस्था नीचे गिर गई तो न उसको मोदी जी ऊपर उठा सके, न राहुल जी ऊपर उठा सके, न कांग्रेस ऊपर उठा सकी, न बीजेपी ऊपर उठा सकी। तो देश की सरकार ने न सबसे पहले मंदिर खोला, न मस्जिद खोली, न गिरजाघर खोला, न गुरुद्वारे खोले, न स्कूल खोली। हिंदुस्तान की सरकार को केवल एक ही कौम पर भरोसा था, और देश की सरकार ने सबसे पहले खोले तो दारू के ठेके खोले, और हिंदुस्तान के लोग इतने देशभक्त निकले, इतने देशभक्त निकले, एक ही दिन में 2200 करोड़ की दारू पी के वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया।
जिस अर्थव्यवस्था को न मोदी जी ऊपर उठा सके, न राहुल जी ऊपर उठा सके, पी के बेवड़ों ने अर्थव्यवस्था को इतना ऊपर उठाया, इतना ऊपर उठाया, इतना ऊपर उठाया, वो नीचे आने का नाम ही नहीं ले रही। बहुत सारे तो अर्थव्यवस्था ऊपर उठाने के चक्कर में खुद ऊपर उठ गए। तो कोई बात नहीं, अब तो हमने भाई साहब इतनी तरक्की कर ली, इतनी तरक्की कर ली, अब तो हमने चांद पे झंडा गाड़ दिया। अब पाकिस्तान वाले भी फक्र से कह सकते हैं कि चांद हमारे बाप का है। हालांकि हम ऐसे ही नहीं पहुंचे दादा चांद पे, इसके पहले भी हमने ट्राई किया था चांद पे जाने का, तो हम 2 किलोमीटर से चूक गए थे। तो ये सारे छोरे छोरी बावड़े हो गए, ये फेसबुक ट्विटर व्हाट्सएप पे लिखने लग गए, बोले हिंदुस्तान चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गया, हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए, हमारा विक्रम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गया। अब मैं आपको एक बात बताऊं इटावा वालों, हम 4 भाई हैं। जो मेरा सबसे बड़ा भाई है वो एमकॉम पास है और वो बेरोजगार है। जो मेरा दूसरा भाई है वो एमबीए पास है और वो भी बेरोजगार है। जो तीसरा है वो एमए है, जो कोई भी कर लेता है, वो भी बेरोजगार है। और जो चौथा है वो मैं हूं, मैं केवल 5वीं पास हूं और मैं हिंदुस्तान के हंसी के सबसे बड़े शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज का विजेता हूं। इसमें कोई वाक की बात नहीं, इसमें कोई ताली बजाने की भी बात नहीं। बात यह है कि जो बेवकूफ़ बोल रहे थे कि हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए, हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए। अब एक बात बताओ इटावा वालों, जब मेरे पिताजी को लाफ्टर चैंपियन पैदा करने के लिए 3 पड़ाव पार करने पड़े और एक बार में ही बोल रहे, बोले हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए, हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए। ट्राई तो करो। बढ़िया क्या भाई साहब, आज मैं आपको बताऊं, सब कह रहे थे, बोले विष्णु जी बड़े कवि हैं, विनीत जी बड़े कवि है, अंबर जी बड़े कवि है। हालांकि नाम मेरा भी आजकल बड़ों की लिस्ट में ही चल रहा है, ऐसी कोई खास बात नहीं है। आज अध्यक्ष 4-5 लोगों को बनाया जा सकता था, पर विष्णु जी लपेटे में आ गए तो आगे उसमें कोई खास बात नहीं है। दुबे जी आते तो उनका भी नंबर लेट ही आता। ज़्यादा पढ़ा लिखा होने से कुछ भी नहीं होता। अब आप सब पढ़े लिखे लोग हो, लेकिन पढ़ लिख के आप लोगों ने भी कौन सा तीर मार लिया। सुन तो 5वीं पास को ही रहे हो। जब याकूब मेनन को फांसी हुई तो इस देश का पढ़ा लिखा मीडिया बोले याकूब मेनन को गलत फांसी पे लटका दिया, याकूब मेनन के साथ अन्याय हुआ। याकूब मेनन जब फांसी पे लटक रहा था तो उसको अंतिम समय में उसकी 17 साल की बेटी से नहीं मिलने दिया गया। यह बहुत दुखद बात है। ये कौन बोला? मुमताज जी, ये देश का मीडिया बोला, पढ़ा लिखा मीडिया बोला। तो फिर उसके बाद मैं बोला, मैंने कहा एक बात बताओ रे चोटों, जो आदमी 22 साल से जेल में बंद है, उसके 17 साल की बेटी कौन सी वेबसाइट से डाउनलोड करते हो यार? ज्यादा पढ़ा लिखा होने से कुछ भी नहीं होता और ज्यादा अमीर होने का भी कोई फायदा नहीं है। अमीर आदमी वो नहीं होता जिसके घर के बाहर 10 BMW खड़ी हो। अमीर वो भी नहीं होता जिसके पास 1000 एकड़ की संपत्ति हो। जिस घर के बाहर बच्चे और बुजुर्ग मुस्कुराते हुए मिले, समझ जाओ वही घर अमीरों। बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। वरना लोग बिना बात परेशान हो रहे, बोले देश में। पिछले दिनों एक अंग्रेज मिल गया मेरे को। अंग्रेज मुझसे बोला तेरे को इंग्लिश आती है? मैंने कहा यस। बोला कितनी? मैंने कहा बस। हालांकि इंग्लिश ज़्यादा हार्ड नहीं होती, बस उसमें थोड़ा सा पानी ज़्यादा मिलाना पड़ता है, फिर उसके बाद वो भी सॉफ्ट हो जाती है। और लोग बिना बात कह रहे बोले विकास नहीं हो रहा, विकास नहीं हो रहा। आप ट्रेन के बाथरूम में जाना भाई साहब, उसमें जो डिब्बा होता है ना, उसको भी चेन से बांध के रखना पड़ता है। लोग उसको भी चोर के ले जाते हैं।
अब मैं एक दिन हिंदुस्तान की ट्रेन के बाथरूम में गया। बाथरूम में जाने के बाद जैसे ही मैंने सांस्कृतिक कार्यक्रम किया और कार्यक्रम के बाद मैंने जैसे ही डिब्बा अपनी ओर खींचा तो भाई साहब वो डिब्बे की चेन इतनी सी, वो डिब्बा अपने मुकाम तक आने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो मैंने 139 पे फोन किया तो फोन एक लड़की ने उठाया। लड़की जैसे ही फोन उठाया मैंने कहा मैडम इस डिब्बे की चेन इतनी लंबी तो करो कि अपने मुकाम तक तो पहुंचे। तो उधर से आवाज आई इंद्र नांद्र किंद्र कोटियार तिंद्र नांद्र वड़क्कले। मेरे समझ में नहीं आया। मैंने दोबारा फ़ोन किया तो एक लड़के ने फ़ोन उठाया। मैंने कहा भाई साहब इस चेन को इतना लंबा तो करो कि अपने मुकाम तक तो पहुँचे। तो उधर से आवाज़ आई भाई साहब चेन इतनी सी रहेगी, आपको दिक्कत है तो मुकाम को थोड़ा आगे खिसका सकते हो। ऐसी ऐसी दिक्कत हो जाती है। एक दिन भाई साहब मैं दिल्ली से एक ट्रेन में बैठा मथुरा के लिए। अब मेरे से दिल्ली से मेरे को मथुरा जाना था। तो अब आप जानते हो सबसे ज़्यादा रिश्तेदारी अगर कहीं होती है तो ट्रेन में ही होती है। तो मैं जैसे ही बैठा तो एक दो आगे बोले भाई साहब कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा मैं मथुरा जा रहा हूँ बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। तो बोला भाई साहब आप गलत ट्रेन में बैठ गए, ये ट्रेन तो मथुरा में रुकती ही नहीं है, ये राजधानी एक्सप्रेस है, ये डायरेक्ट कोटा जाके रुकेगी। और मैंने कहा तो गड़बड़ हो गई, अब तो मेरे को कोटा जाके वापस आना पड़ेगा। तो बोला भाई साहब इतनी भी टेंशन की बात नहीं है, ये ट्रेन मथुरा में रुकती नहीं है, लेकिन ये ट्रेन मथुरा में थोड़ी स्लो हो जाती है। तो जैसे ही ये ट्रेन मथुरा में थोड़ी स्लो हो तो आप एक काम करना, एक पाँव बाहर निकालना और कूदना, और कूदो तो थोड़ी सी स्पीड मेंटेन रखना। अब जैसे ही मथुरा का स्टेशन आया तो दो चार आगे मेरे को उतारने के लिए बोले भाई साहब कूदो। अब मैं कूदा, कूदने के बाद मैंने स्पीड बढ़ाई तो मेरी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा फास्ट हो गई। इतनी फास्ट हो गई कि मैं दौड़ते दौड़ते आगे वाले कोच तक पहुंच गया। तो आगे वाले कोच वालों ने मेरा हाथ पकड़ के मेरे को डिब्बे के अंदर खींच लिया। और आपकी तालियां ठा के तो इस बात पे आए, वो खींच के यूं और बोला भाई साहब आपकी किस्मत अच्छी थी, वरना ये ट्रेन तो मथुरा में रुकती भी नहीं है। लड़के टेटू ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, मेरे को मालूम है टाइम कम है ना, तो 2-5 मिनट और लूंगा, वरना बिना बात ही लोग नेताओं की बात करते हैं, बोले इनने ये कर दिया उनने। मैं कोई नेता के बारे में कुछ नहीं कहता, राहुल गांधी जी के बारे में मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, क्योंकि दरअसल राहुल गांधी हम हास्य कवियों के कुल देवता है। हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे नेहरू जी। नेहरू जी के कपड़े विदेशों में धुलने जाते थे, मोदी जी ऐसा नहीं करते। मोदी जी के 10-20 जोड़ी गंदे होते हैं, वो खुद ही विदेश चले जाते हैं, सारे एक बार में ही धुलवा लाते हैं। बार बार का टंटा ही कौन पाले। लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के बीजेपी के पहले प्रधानमंत्री बने तो ये कांग्रेस वाले कहते थे कि यार ये अटल जी गलत प्रधानमंत्री बन गए, ये बीजेपी वालों को देश चलाना नहीं आता। फिर अटल जी थोड़ा बीमार पड़े, फिर अडवाणी जी मुख्य धारा में आए। तो अडवाणी जी ने क्या करा, अडवाणी जी ने पाकिस्तान में जाके जिन्ना की मज़ार पे फूल चढ़ा दिए। तो जिन्ना की पे तो नहीं चढ़े, उनकी खुद की पे ही चढ़ गए। तो ये बोले कि यार ये अडवाणी जी तो और ख़राब है, इनसे तो अटल जी लाख गुना अच्छे थे, ये अडवाणी जी तो और ख़राब है, इनसे अटल जी लाख गुना अच्छे थे। फिर वो आए 56 इंच की छाती वाले चाय वाले। तो चाय वाले को देख के बोले कि ये चाय वाला तो और ख़राब है, इनसे तो अडवाणी जी और अटल जी लाख गुना अच्छे थे। और मैं तो कह रहा हूँ कांग्रेस वालों, अभी तो तुमने चाय वाला देखा है, जिस दिन यूपी का गाय वाला देख लिया उस दिन कांग्रेस वालों को ये नरेंद्र मोदी देवता नहीं लगने लग जाए तो मेरी गारंटी। देखो भाई साहब, हम कभी 50% पागल होते हैं,
क्योंकि 100% पागल तो वो होता है जो हमको बुलाता है। आप तो संयोजक हो ही नहीं। मैं दादा को कुछ भी नहीं कहूँगा, अभी पैसे भी लेना बाकी है। हाँ, कि वो पृथ्वी में, गगन में, वो है आग में, समीर में। 1-2 मिनट की कविता सुना के अपना स्थान ले रहा हूँ। मैं ज़्यादा प्राण नहीं पीऊँगा, क्योंकि पहले से ही बहुत सारों ने पी लिए थे, तो मैं भी पीऊँगा तो फिर क्या मतलब है। कि वो पृथ्वी में, गगन में, वो है आग में, समीर में, गंगा की लहर लहर में, वही है नीर नीर में, कृपाण में, पिनाक में, त्रिशूल में, तुणीर में, वो छंद में, रुबाई में, वो सूर में, कबीर में। और 2 लाइनों में लगे कि इस बालक ने कोई अच्छी बात कही है, तो इस सदन में जितने भी लोग बैठे हैं, एक एक व्यक्ति दोनों हाथ ऊपर उठाकर मेरे को आशीर्वाद देना। और दोनों हाथ ऊपर नहीं उठाओ तो नीचे करके ही देना, पर आशीर्वाद देना है। कि वो पृथ्वी में, गगन में, वो है आग में, समीर में, गंगा की लहर लहर में, वही है नीर नीर में, कृपाण में, पिनाक में, त्रिशूल में, तुणीर में, वो छंद में, रुबाई में, वो सूर में, कबीर में, सजा लिया है पुष्प मैंने आरती के थाल का, मैं भक्त महाकाल का, मैं भक्त महाकाल का। वो पृथ्वी में, गगन में, वो है आग में, समीर में, गंगा की लहर लहर में, वही है नीर नीर में। तानसेन गाता था तो हिरण आते थे, और हम गाएंगे तो यही मिल रहे हैं हमको तो अब। वो पृथ्वी में, गगन में, वो है आग में, समीर में, गंगा की लहर लहर में, वही है नीर नीर में, कृपाण में, पिनाक में, त्रिशूल में, तुणीर में, वो छंद में, रुबाई में, वो सीर में, कबीर में, वो सीप में, वो शंख में, वो फूल में, वो शूल में, मयंक की आभा वही, वही धरा की धूल में, निर्माण में, निर्वाण में, खुशी में और आह में, वो धमनियों की धार में, वो रक्त के प्रवाह में, ब्रह्मांड में पुलकित रहा आलोक जिसके नाम का, मैं भक्त श्री राम का, मैं भक्त श्री राम का। और अंतिम 4 पंक्तियां आपको सुनाता हूं कि ब्रह्मांड भी थर्रा उठा कोदंड के प्रहार से, ब्रह्मांड भी थर्रा उठा कोदंड के प्रहार से, सागर भी सूखने लगा जिसकी भुजा के वार से, ब्रह्मांड भी थर्रा उठा कोदंड के प्रहार से, सागर भी सूखने लगा जिसकी भुजा के वार से, दहाड़ सुन पहाड़ रास्ता टटोलने लगे, मेरे प्रभु ने छुआ तो पाषाण बोलने लगे, हवाओं में, फिजाओं में, गवाक्ष पर, कपाट पर लिखेंगे नाम गर्व से, आकाश के ललाट पर और दशो दिशा गुंजित रहा पुरुषार्थ जिसके नाम का, अवधपुरी में बन चुका है भव्य धाम राम का, दशो दिशा गुंजित रहा पुरुषार्थ जिसके नाम का। अवध, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।